we'll cover a topic of science, that is the cell, the unit of life. Now you know that the basic unit of life is cell. एक छोटा सा सेल होता है, वो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाता है, मॉलिक्यूल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा जो एक प्रॉपर एक सिस्टम है, किसी भी चीज का हो सकता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सब कुछ बनता है. तो बेसिकली जो सबसे छोटी यूनिट है जो हमारा ये सिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ सेल. नाउ टुडे वी विल स्टडी व्हाट अ सेल इज. What is a cell? Cell is a basic structural and functional unit of living organisms. कोई भी चीज जिंदा है तो वो बेसिक यूनिट जो है वो किसकी वजह से जिंदा है? That is the cell. In other words, cells make up living things and carry out activities that keep a living thing alive. मतलब कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, किसी भी लिविंग बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, they are happening because of the cells. और अगर सेल्स नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं होंगे. हम जिंदा हैं क्योंकि वो सेल्स जो है वो काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में. सेल थ्योरीज. अब सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी है एक आइडियाज, एक कलेक्शन ऑफ आइडियाज की लोगों ने, साइंटिस्ट ने डिफरेंट कंक्लूजन्स दिए थे कि सेल्स क्या होते हैं और वो कैसे ऑपरेट करते हैं. अब जो उसके बेसिक कंक्लूजन्स हैं वो क्या क्या है? कि पहला है कि ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. मतलब कि कोई भी चीज अगर जिंदा है ना, या तो वो एक सेल से बनी हुई है या बहुत सारे सेल से बनी हुई है. जो एक सेल से बनी है उसको यूनिसेल्युलर कहते हैं, जो एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? मल्टी सेल्युलर. ओके, सो द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर, and that are made of more than one cells are called multicellulars. Okay, अब second point है इस थ्योरी का, that all living things arise from pre-existing cells by division. मतलब कि अगर ये दो सेल्स बन रहे हैं ना, तो ये कैसे बन रहे हैं? इसके लिए पहले से ऑलरेडी एक सेल ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से इनकी रिप्रोडक्शन हो रही है, इनकी डिवीजन हो रही है. Then cell is the basic unit of structure and function in all living organisms. मतलब कि कोई भी बॉडी है, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो काम कैसे कर रहा है कि उसके स्ट्रक्चर को भी सेल्स बना रहे हैं और उसमें फंक्शन भी जो है वो सेल्स ही कैरी आउट कर रहे हैं. तो जो सेल्स हैं, दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. Then we come to the different scientists who worked for this cell, who worked in the study of cells. Study of cells is known as cytology. Write it down in your notebooks. Cytology. Cytology is the study of cells. ये 1665 में रोबर्ट हुक was the person who discovered cell. इन्होंने सेल की खोज करी थी, रोबर्ट हुक ने. Then 1674 में एंटन वैन लेवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था एक लिविंग सेल को, कि एक लिविंग सेल कैसा होता है. इन्होंने देखा था पहली बार लिविंग सेल को. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को इन्वेंट किया था. राइट इट डाउन. रॉबर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एंड रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. ओके, सो जो न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेल है. सेल के बीच में एक आप ये बनाते हो ना, सेंटर में न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस. इसमें क्या होता है? इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस ओनली द सेल इज एबल टू रिप्रोड्यूस. मल्टीप्लाई करने का जो डिवीजन उसकी जो होती है, that capability is because of the presence of this nucleus, and there is genetic material present in the nucleus. And Robert Brown was the person who found out that a nucleus is present in a cell. Then in 1835, Felix Dujardin ने content
जो सेल का कंटेंट था वो ऑब्जर्व किया था और उसमें से डिस्कवर किया था कि उसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है. व्हाट इज फ्लूइड? इट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म पढ़ते हो ना आप, तो फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है. ये फेलिक्स डुजार्डिन ने फाइंड आउट किया था. 1838 में मैथायस शैलडन ने प्रपोज किया था कि प्लांट्स भी जो है वो सेल्स के बने हुए होते हैं. ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जो प्लांट्स है वो भी सेल्स के बने हुए होते हैं. 1839 में J.E. परकंजी ने फ्लूइड कंटेंट को प्रोटोप्लाज्म का नेम दिया था. देन वी कम टू 1839. Theodore Shevon, he proposed that all animal cells are made up of cells. इन्होंने कहा था कि जो सारे एनिमल्स हैं वो भी सेल्स के बने हुए हैं. देन 1845 कार्ल हेनरिच बॉर्न, इन्होंने बोला था कि जो सेल है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. 1885 रुडोल्फ वर्चॉव, इन्होंने कहा था कि जो सेल्स है ना वो पहले जो सेल्स होते हैं उनसे ही बनते हैं. मतलब अगर पहले कोई सेल प्रेजेंट होगा वही मल्टीप्लाई होके और सेल्स बनाएगा. अगर ये सेल नहीं होगा तो ये सेल्स नहीं बनेंगे. दिस इज व्हाट ही प्रपोज्ड. An organism that is made up of only one cell is known as unicellular organism. इसका मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैं अमीबा बोलूं तो अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ये एक ही सेल का बना हुआ है. इसमें एक से ज्यादा सेल्स नहीं है. इसमें सिर्फ ओनली वन सेल इज देयर. तो जिनमें वन सेल प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जांपल्स आर यूग्लिना, paramecium and yeast. This is euglena, this is paramecium. Paramecium is a slipper shaped organism. ऐसा होता है, ये स्लिपर के जैसा होता है हमारे. This is yeast. These are all unicellular organisms. An organism that is made up of more than one cell is called multicellular organism. अब जिस ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल्स होंगे, ठीक है, they are called multicellular organisms. For example, plants, animals and fungus. Plants, animals, fungus. These are multicellular organisms. They are made up of more than one cell. एक से ज्यादा सेल. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडर द माइक्रोस्कोप. अगर आप किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को के टिश्यू को देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंडर, या आपने देखा भी होगा स्कूल में दिखाया जाता है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू सी दीज आर द सेल्स. अगर आप एक प्लांट सेल को देख रहे हो ना तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा. ये देखिए, ये डिफरेंट सेल्स हैं जो मैं मार्क कर रही हूँ ना, दे आर डिफरेंट सेल्स. ये बीच में जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये दीज आर क्लोरोप्लास्ट. लीफ सेल्स में ग्रीन कलर होता है ना बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल. तो वो क्लोरोफिल में जो सेल्स होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. तो ये क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से सेल्स इस तरह के दिखाई देते हैं. अगर हम हमारे मसल सेल्स को देखें तो हमारे मसल सेल्स ऐसे दिखाई देंगे. हमारी जो मसल्स होती हैं वो सिरिएटेड होती है, उनमें बैंड्स होते हैं लाइट और डार्क कलर के, तो वो इस तरह की दिखाई देती है. ये उनके सेल्स है. देखिए, जो हमारी मसल सेल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है. तो ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द न्यूक्लियस, दीज आर द मसल सेल्स. इफ यू सी देम अंडर माइक्रोस्कोप यू विल सी देम लाइक दिस. दे आर मल्टीसेल्युलर. देन साइज ऑफ द सेल. साइज जो है सेल का वो वेरी करता है. कई जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, और कई सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हो जो आपको एज सच ही दिखाई दे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा. एंड व्हाट इज द साइज? 0.1 माइक्रोमीटर्स. दिस इज माइक्रो. 10⁻⁻6 meters. 1 micrometer is equal to 10⁻⁻6 meters. Okay, so this is very small. Then we come to the largest cell. Largest cell कौन सा होता है?
ऑस्ट्रिच एग। ओके, ऑस्ट्रिच एग का साइज होता है 18 सेंटीमीटर्स। 18 सेंटीमीटर्स आप आराम से देख सकते हो, काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एग। सो लार्जेस्ट एग, दिस इज द क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जाम, विच इज द लार्जेस्ट सेल? ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल, and which is the smallest cell? It is the mycoplasma. Okay, and this also you can write 1 micrometer is equal to 10 raised to power minus 6 meters, और ये मिलीमीटर्स में दिया हुआ है कन्वर्जन, इसको आप मीटर्स में करोगे तो 10 रेज टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम इंसानों की बात करें तो सबसे छोटा सेल इंसानों में, मैन में, इट इज द स्पर्म सेल। साइज इज 5 माइक्रोमीटर्स। इट इज अ मेल गैमीट, मेल गैमीट होता है ये, मेल गैमीट स्पर्म। It is 5 micrometers. And largest egg is female gamete, that is ovum, egg. Ovum कहते हैं, इसका साइज होता है 120 micrometers. ठीक है, this is the largest cell, that is the smallest cell. Smallest cell is sperm, largest cell is ovum. Longest cell, सबसे लंबा, आप सोचिए कौन सा लंबा सेल होना चाहिए? वायर लाइक कनेक्शंस किस सिस्टम में चाहिए होते हैं हमें? नर्वस टिश्यू में चाहिए होते हैं ना। तो नर्वस टिश्यू का जो सेल होता है दैट इज द नर्व सेल, या फिर आप इसको क्या कहते हो? न्यूरॉन। सो नर्व सेल जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल, इट इज 1 meters लॉन्ग। All these questions are asked in the exam, so please make a note. Then shape of cells. अब जो शेप है सेल्स की वो भी वेरी करती है। अब वो वेरी क्यों करेगी बेटा? आपको पता है कि हर चीज जो है अपने आप को अडेप्ट करती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड नीड। तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन की उनको क्या काम करना है, हर जो सेल है उसकी शेप और साइज वेरी करता है। जैसे कि यूग्लिना और अमीबा, ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट बाकी जो सेल्स है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते। अब जैसे हम ह्यूमन आरबीसीज की बात करें तो ह्यूमन आरबीसीज जो होते हैं वो बायकनकेव होते हैं, इस तरह के होते हैं। देखो ये दिख रहे हैं आपको रेड कलर में, दीज आर द आरबीसीज, दे आर बायकनकेव। सो ये ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि ये आराम से हमारी कैपिलरीज में पास हो जाए। हमारी जो कैपिलरीज है जो ब्लड को लेके जाती है, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज ऐसे करके डिवाइड होती है ना सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इन्हें उनके थ्रू ट्रेवल करना होता है। तो इनकी शेप ऐसे सर्कुलर होती है, ये दोनों तरफ से बायकनकेव होते हैं ताकि ये इजिली से उसके अंदर अपने आप को मूव कर पाए। देन नर्व सेल्स, नर्व सेल्स का ऐसे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो ये इनके डेंड्राइड्स हैं नर्व सेल्स के। सो इनको क्या करना होता है? इनको इंपल्सेस कंडक्ट करनी होती है, मैसेजेस को ट्रांसफर करना होता है। एक ऑर्गन से मैसेज को लिया, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ट्रांसफर किया, तो ये ब्रांच्ड होते हैं और एक दूसरे के साथ सिनेप्सिस से जुड़े हुए होते हैं। तो इनकी जो शेप है वो इस तरह की होती है। देन क्योंकि इन्हें नेटवर्क बनाना होता है। देन जो ह्यूमन WBCs है वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनका क्या फंक्शन होता है? फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाना। जो भी हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर कर रहे हैं, बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, वायरसेस एंटर कर रहे हैं, उनसे फाइट करना है, तो उनको खाना, उनको एनगल्फ करना, ठीक है, ये उनका काम होता है। इसीलिए इनकी शेप जो है वेरिएबल होती है, दे कैन चेंज देयर शेप। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल है वो हम पढ़ सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो इतने छोटे होते हैं कि आपको उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। इन दोनों की मैग्निफिकेशन में क्या फर्क होता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो 2000 की मैग्निफिकेशन देता है। मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो ये आपको 2000 सेंटीमीटर का करके दिखाएगा उसे। और ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये देता है आपको 50 lakhs की मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो चीजें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स। अल्ट्रा मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, अल्ट्रा बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स। सो सी द डिफरेंस इन द मैग्निफिकेशन of both both electron microscope and compound microscopes. Now animal cell की बात करते हैं। पहले एनिमल सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है ये देखिए, दिस पर्पल शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, सी ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, दिस इज द न्यूक्लियस, द पर्पल स्ट्रक्चर इज नोन एज द न्यूक्लियस। देन इज गोल्गी बॉडी। Where is Golgi body? Yes, this green color structure is the Golgi body. ये दिख रहा है आपको green color structure? This is the Golgi body. Then vesicles. These are the vesicles. These small, small katori-like structures, these bowl-like structures are called vesicles. Then we come to plasma membrane, the outer layer. This is the plasma membrane. This is called plasma membrane. Then we come to mitochondria. Mitochondria, this is the mitochondria, the red colored structure with orange structure inside it. This is called mitochondria. ये जो लाल रंग का स्ट्रक्चर है ना जिसके अंदर ऑरेंज फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, this is the mitochondria. Then we come to cytoskeleton. This is the cytoskeleton. Okay? साइटोस्केलेटन जो है ये बेसिकली फिब्रिल्स बनाते हैं बाद, मतलब दे आर लाइक द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बाद में फिब्रिल्स बनाते हैं। देन सेंट्रियोल, दिस इज सेंट्रियोल, दिस इज सेंट्रियोल, दे हैव अ रोल इन डिवीजन ऑफ द सेल। देन इज लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये, दिस इज द लाइसोसोम, दिस इज द लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होती है, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है उसको एलिमिनेट करती रहती है बॉडी में से। जो भी चीज आपको नहीं, आपके सेल को नहीं चाहिए, दे विल एनगल्फ इट। आई विल टेल यू फंक्शन ऑफ ईच वन ऑफ दीज ऑर्गेनेली। देन इज साइटोप्लाज्म। ये जो आपको ब्राउन कलर का लिक्विड दिखाई दे रहा है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। देन दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर, this with these small red color dots, this is known as rough endoplasmic reticulum. RER कहते हैं इसे, rough endoplasmic reticulum. ये जो छोटे छोटे रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, these are the ribosomes. राइबोसोम्स जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दिख रहा है आपको ब्लू में जो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन इज न्यूक्लियोलस। जब आप न्यूक्लियस को देखोगे ना, अंदर बिल्कुल इसके एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। दिस इज द न्यूक्लियोलस, the center part of the nucleus. These are the different structures, different organelles that are present in the animal cell. We are talking about animal cell right now. If we talk about a plant cell में क्या क्या होगा? This is a plant cell. This is the nucleus. See, this purple part is nucleus. Then this is Golgi body. Okay, then these are the vesicles. This is a chloroplast. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वो वाला सेल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, सो दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, this is the plasma membrane. See, this is the plasma membrane, and there is one more structure present that is known as cell wall. Okay, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रही है ना, this is the cell wall. ये plants की cell wall होती है। Then we come to vacuole. There is a big vacuole present in the plant cells. ये vacuole जो है ये size में variable भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है? Then this is smooth endoplasmic reticulum. This is rough endoplasmic reticulum. And this is the nucleolus, as I told you before. Okay, and this is the lysosome. So, प्लांट सेल में हमने दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी। एक पढ़ी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। So, these are the two things
that are absent in an animal cell and are present in a plant. Bacterial cell में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या स्ट्रक्चर पे डिफरेंसेस होते हैं. बेटा इसमें एक ना कैप्सूल प्रेजेंट होता है. ये आपको ये दिख रहे हैं ना छोटी छोटी सी प्रोजेक्शन, कांटे के जैसी प्रोजेक्शंस. सो दीज आर कॉल्ड पिलाए. इनको पिलाए कहते हैं. अब अगर आप इसके ऊपर वाले लेयर को तोड़ के देखोगे ना तो आपको इसमें तीन चीजें दिखाई देंगी. सबसे बाहर वाला जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड द कैप्सूल, बैक्टीरियल सेल का कैप्सूल. देन अंडरनीथ दिस कैप्सूल इज सेल वॉल. सेल वॉल प्रेजेंट होती है. देन उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. सो ये तीन लेयर्स प्रेजेंट होते हैं आउटर कवरिंग में बैक्टीरियल सेल के. इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल है उसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. फ्लैजिला इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट. ये मूवमेंट में, ये लोकोमोशन का पार्ट होता है सेल्स का. ठीक है, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है. फ्लैजिला इज देयर, फ्लैजिला. ठीक है, और ये जो इसमें दिस इज द साइटोप्लाज्म. ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज द साइटोप्लाज्म. देन दीज ring like structures you are seeing here, these are known as the ribosomes. ribosomes का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन बनाना. ओके, और जो बैक्टीरियल सेल होता है ना उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. एनिमल सेल में और बैक्टीरियल सेल्स में ये फर्क होता है कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है बैक्टीरियल सेल में. उनके केस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. Nucleoid. Okay, this is the nucleoid. Then there are food granules present. अब ये जो खाना खाता है वो granules के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. So these are the food granules present. Make a note. What all bacterial cell contains? सबसे पहले उसके ऊपर होता है कैप्सूल. Then comes the cell wall. Then comes the plasma membrane. Then instead of nucleus, nucleoid is present. Then flagellum is present. Then genetic material, DNA is present in the form of plasmid. This is the plasmid. ये जो green color की आपको दिख रही है ना यहाँ पर, this one, this is the plasmid. This is DNA. It is known as plasmid. Then ribosomes are present. न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट. देन पिलाए आर प्रेजेंट. पिलाए जो है वो कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल. अब बेसिकली हमने तीन तरह के सेल्स देखे. उसमें हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हर सेल में प्रेजेंट है और न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड उसके जैसा कुछ वो प्रेजेंट है हर सेल में, और साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट है. अब जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना वो इन सारे स्ट्रक्चर्स की वजह से हो रही है. अब इनमें से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का क्या क्या काम है और किसको क्या क्या करना है वो हमने पढ़ना है. सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जो सेल की आउटर कवरिंग बनाती है. ये बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक मतलब थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है. ये लिविंग थिंग है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग थिंग. तो ये लिविंग होती है और सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि सिलेक्टिव मटेरियल्स को अपने थ्रू पास करने देती है. हर मटेरियल को पास नहीं करने देती है, सेमी परमिएबल होती है. ठीक है, इसमें दो लेयर्स होते हैं जो जिनमें की ये बेसिकली ऊपर और नीचे लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बीच में प्रोटीन के पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ये देखो, दीज आर प्रोटीन्स प्रेजेंट, दीज आर द टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स दैट आर प्रेजेंट. ठीक है, थिकनेस जो है इसकी 75 to 110 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है और इनको आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हो. यू कैन वॉच देम ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फंक्शंस क्या है? शेप और साइज को मेंटेन करके रखती है. एक प्रॉपर शेप देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका साइज मेंटेन करके रखती है सेल का. उसके इंटरनल कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करती है. सेल के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, ऑर्गेनेलीज है, उनको एक जगह पे कॉम्पैक्ट करके रखती है, उनको प्रोटेक्शन देती है.
अंदर क्या जाना है सेल के और बाहर क्या आना है उसको रेगुलेट करती है। जो जो चीजें अंदर जानी चाहिए, जो जो चीजें बाहर आनी चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर आने चाहिए, जो यूटिलाइजेशन की चीजें हैं वो अंदर जानी चाहिए, इसको रेगुलेट करती है। और हीमोस्टैसिस मतलब कि बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करके रखती है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है ये बेसिकली प्लांट्स में और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स में देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट। सो if you get a question like cell wall is absent in, you will get option as animal cells and animal cells will be your right answer. Animal cells में cell wall absent होती है और किसमें present होती है? Plants में present होती है, बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल वॉल होती है ना, अनलाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज नॉन लिविंग। अनलाइक का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। सो नॉन लिविंग जो है वो सेल वॉल है और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग। ये जो है ये टफ भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है और कई बार फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। मतलब इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल भी हो सकती है और हो सकता है कि इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल ना हो। ये किसकी बनी हुई होती है? ये सेल्यूलोज की या हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन फाइबर्स की बनी होती है। आप ये स्ट्रक्चर देखो डायग्राम में, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल। अब इस सेल वॉल में जो आपको ये ग्रीन ग्रीन कलर की रॉड्स जैसी दिखाई दे रही है ना, दिस इज द सेल्यूलोज। एंड इनके बीच में ये छोटा छोटा आपको जो रेड कलर की लाइंस दिखाई दे रही है, दिस इज हेमीसेल्यूलोज। ओके, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां से सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, तो यहां पर खत्म हो गई देखो सेल वॉल और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू होगी, जिसका स्ट्रक्चर हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये बीच में आपको जो ये ब्लू कलर के फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पेक्टिन फाइबर्स। ये सेल वॉल जो होती है वो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो थिकनेस है वो है 50 to 1000 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल। अब फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के? सेल वॉल का फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो एक प्रॉपर शेप देता है सेल को, स्ट्रेंथ देता है और एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है जिसको कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। तो एक डेफिनेट शेप मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है और रिजिडिटी मिलती है सेल वॉल से। देन इट प्रिवेंट्स ड्राइंग अप ऑफ सेल्स, मतलब कि सेल्स को सूखने नहीं देता, सुकुड़ने नहीं देता, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता सेल्स में, उनको एक शेप देके रखता है, उनको ड्राइंग अप से बचाता है। ठीक है, कंट्रोल्स द सेल एक्सपेंशन। अगर की सेल जो है पानी में पड़ा है और वो इम्बाइब कर रहा है तो वो सेल वॉल तक ही कर पाएगा इम्बाइब, उसके ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिकली उसकी सेल की एक्सपेंशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो सेल जो है अगर वो पानी को अपने में इम्बाइब करता रहेगा, इम्बाइब मतलब एब्जॉर्ब करता रहेगा, समाता रहेगा, तो वो फट भी सकता है ना। तो जो सेल वॉल है वो उसको कंट्रोल कर रही है, सेल एक्सपेंशन को उसकी। देन प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस। प्रोटेक्शन तो इसका काम है सेल वॉल। अगर कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया मतलब कि कोई भी जर्म्स जो है अटैक कर रहे हैं सेल को, तो वो उनसे उनको बचाएगा। एक्सटर्नल पैथोजेंस का मतलब होता है जर्म्स, पैथोजेंस बेसिकली मींस जर्म्स, बाहर से जो जर्म्स आ रहे हैं उनसे बचाता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। देन कम्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? मैंने आपको दिखाया था, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस पर्पल पार्ट इज नोन एज द न्यूक्लियस। ये एक स्फेरिकल बॉडी है, जैसे कि अर्थ स्फेरिकल है ना, बॉल स्फेरिकल होती है, वैसे ही न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होता है। और ये कहां पर होती है? बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे ये सेल है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर। इसका जो डायामीटर होता है न्यूक्लियस का, दैट इज 10 to 25 माइक्रोमीटर्स। अब ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जिनमें ये एब्सेंट भी होता है। तो न्यूक्लियस जिनमें एब्सेंट होता है, ये आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, द आंसर इज आरबीसीज एंड सीव ट्यूब सेल्स। ये जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ना, ये प्लांट सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स।
ये हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं जो एचबी को कैरी करते हैं। आरबीसीज होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, या इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये तो पता होगा आपको सबको, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये सारे ही प्लांट्स में और एनिमल्स में प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, अच्छे तरीके से डेवलप्ड होता है। लेकिन ये किन 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 ऑर्गेनिजम्स में डेवलप्ड नहीं होता है वो मैं आपको बता रही हूं, आप नोट करिए। अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। एक तो बैक्टीरिया में ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, और एक ये ब्लू ग्रीन एल्गी में डेवलप नहीं होता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम्स। न्यूक्लियस इज underdeveloped or is undeveloped in, you will get one of these in the options. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में से कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। प्लीज मेक अ नोट, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। अब जो मैक्सिमम सेल्स होते हैं ना वो तो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब उनमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, उनको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। तो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है उसका एग्जाम्पल है आपके स्केलेटल मसल सेल्स। मैंने आपको पिछली क्लास में उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया था, और मैंने तब भी आपको बताया था कि मसल सेल्स, जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, सो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है वो स्केलेटल सेल्स में स्केलेटल टिश्यू में पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और जो अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो किसमें होता है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में। देन हमने पढ़ा था कि ये जो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड किसमें होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। और ये जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट किसमें होता है? आरबीसीज में एब्सेंट होता है और सीड ट्यूब सेल्स में एब्सेंट होता है। इसमें से जो आरबीसीज है वो एनिमल सेल्स है, और सीड ट्यूब सेल्स जो है वो प्लांट सेल्स है। सो दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक डबल लेयर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होती है। ये देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डबल लेयर है, इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लेयर्स को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। इसके अंदर ना आपको ये देखो पोर्स दिखाई दे रही हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाती हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। अब ये पोर्स का डायामीटर कितना होता है? दिस इज 80 to 100 नैनोमीटर्स। दिस इज इन नैनोमीटर्स। ओके, सो 80 to 100 इनका नैनोमीटर्स इनका डायामीटर होता है। और इसके अंदर एक कलरलेस लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो कलरलेस लिक्विड प्रेजेंट होगा ना इसमें, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक गोल स्फेरिकल राउंड शेप का एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोलस है। अब ये न्यूक्लियोलस जो है, इसमें एक ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें एक तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और एक ये आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर द क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिससे कि सेल डिवीजन होती है, जिससे कि इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफर होती है, जिससे कि जब सेल जो है वो डिवाइड करके और सेल्स बनाएगा तो वो बिल्कुल उसके जैसे दिखाई देंगे। वो जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन की वजह से होगा। ठीक है, सो इसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। अब ये फाइबर्स जो है इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। दो तरह की चीजें होती है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो इसमें डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट इट डाउन। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये जेनेटिक मटेरियल होता है। दो तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। अभी हम जिन प्लांट्स और एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जब भी सेल डिवीजन होनी होती है तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है ना, ये कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, मतलब आपस में सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये क्या बना लेते हैं, ये क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ये जो डीएनए फाइबर्स हैं, जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, ये ऐसे अपने आप को शेप अप कर लेते हैं क्रोमोसोम्स की शेप में। ऐसी होती है ना क्रोमोसोम्स, तो ये क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। न्यूक्लियस में, और ये देखो मैं आपको दिखा रही हूं। सी, अगर हम ये क्रोमैटिन फाइबर को देखें, ये देखो ये क्रोमैटिन फाइबर है। अब ये क्रोमैटिन फाइबर ने कंडेंस होकर क्या बना लिया, ये क्रोमोसोम बना ली। अब अगर हम इस क्रोमैटिन फाइबर का पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर देखें तो ये बिल्कुल ही छोटे छोटे से ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं, इसमें डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसमें ये डबल स्ट्रैंडेड जो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से लिंक होती हैं, और ये इसको डीएनए कहते हैं। अब जो डीएनए है ना, वो जीन्स बनाता है, मतलब एक सेगमेंट जो है डीएनए की, वो जीन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और वो जीन्स जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के फॉर्म में फॉर्म्ड होगी। अब वो हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में मिलकर क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे। So this is the structure of a chromatin fiber, and during the cell division this chromatin fiber condenses to form the chromosome. क्रोमोसोम बन जाता है। ओके, तो क्रोमोसोम्स क्या कैरी करती है, स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, उसमें जीन्स होते हैं, जीन्स जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि कई बच्चों के जो आईज है वो पेरेंट्स को, मदर को बिलोंग करती है, कईयों के जो नोज है वो फादर को बिलोंग करता है। तो ये कैसे होता है, ये ट्रांसफर ऑफ जीन्स की वजह से होता है, और वो जीन्स को कौन कैरी कर रहा है, डीएनए कैरी कर रहा है। ठीक है, तो जीन्स जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो इसमें न्यूक्लियस के क्या फंक्शन हुए, न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया सेल डिवीजन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करी हुई है उसने जीन्स के फॉर्म में, और इसमें क्या करता है, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना, वैसे सेल का ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस होता है, वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की सिंथेसिस, ग्रोथ होना, सब कुछ सेल के जो भी फंक्शन, सेल ने जो जो काम करना है उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियोलस होता है ना, उसके अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल राउंड सा न्यूक्लियोलस, वो क्या करता है, वो राइबो न्यूक्लिक एसिड बनाता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया था ना, आरएनए, जो आरएनए है वो न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है। ये आरएनए क्या करता है, आरएनए में राइबोसोम्स होती हैं, तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन्स बनाना। ओके, सो ये जो है फंक्शंस है सारे न्यूक्लियस के। देन वी कम टू साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई होती हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये लिक्विड प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है उसको साइटोसोल कहते हैं, और जो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पड़े होते हैं इस साइटोसोल के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पार्टिकल्स में क्या क्या चीजें होंगी, इसमें प्रोटीन्स होंगे, देन कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, एनर्जी तो चाहिए ना सेल को, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स जो मैंने अभी आपको बताई, आरएनए और डीएनए, देन लिपिड्स, देन इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस मतलब कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी आयंस जो होती है ये भी सारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। कौन सी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने आपको सारी पढ़ाई थी, गोल्गी एपैरेटस, न्यूक्लियस, ये सारा कुछ जो है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अब ये जो ऑर्गेनेलीज है, कुछ ऑर्गेनेलीज जो है हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें कुछ ऑर्गेनेलीज दिखाई नहीं देंगी। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जब एनिमल सेल्स की और प्लांट सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में थोड़ा सा ग्रैनुलर और डेंस होता है। डेंस का मतलब है कि इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और थिन होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, क्योंकि उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है प्लांट्स में। ठीक है, अब किसी बच्चे ने लास्ट क्लास में मुझे पूछा था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। यस, लिसन केयरफुली। जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को एक साथ लेते हैं तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ओके, क्लियर? I hope this is clear. Protoplasm refers to cytoplasm and nucleus both. Then we come to rough endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा ऐसे देखो, ये आप डायग्राम में देखोगे ना तो ये न्यूक्लियस के अराउंड आपको ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी है, जैसे भूल भुलैया होती है ना, उस तरीके से ये बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच्ड होते हैं। ये दो तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। ठीक है, अब रफ जो है ना उसके ऊपर छोटे छोटे ये राउंड राउंड पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये राइबोसोम्स होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं राइबोसोम्स। इन राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, और इनका काम क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो एक तरफ से तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, और दूसरी तरफ से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। अब ये दोनों से क्यों जुड़ा हुआ है? इसका काम क्या है ऐसा? इसका काम है बेसिकली ट्रांसपोर्ट करना। न्यूक्लियस जो बनाएगा उसको ये ट्रांसपोर्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो चीज की जरूरत होगी वो वहां तक कैसे पहुंचेगी? न्यूक्लियस जो है वो हमारा सेल का ब्रेन है ना, तो ब्रेन का काम है कंट्रोल करना हर चीज को। तो कंट्रोल कैसे करेगा? चैनल तो बनना चाहिए ना, तो वो चैनल को बनाने में हेल्प कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। ये ना इंटरनल सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये प्रोटीन्स बनाता है। कौन कौन से प्रोटीन्स बनाता है? दो तरह के। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें प्रोटीन्स का कंटेंट होता है। वो प्रोटीन कहाँ से आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिविंग थिंग है ना, उसको जिंदा रहने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। वो कहाँ से मिल रहे हैं उसको प्रोटीन्स कहाँ से मिल रहे हैं? वो जो प्रोटीन्स हैं वो यहां से बन रहे हैं, ये राइबोसोम्स बना रही हैं। राइबोसोम्स बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डालती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन्स जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो लिपिड्स बनाता है। आपको मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी होती है, एक होती है लिपिड से और दूसरा प्रोटीन से। दो चीजें होती है ना उसकी। तो लिपिड्स कौन बना रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन्स कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों चीजें यहां पर बनती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है। और जब हम लिवर सेल्स की बात करते हैं ना, हमारे जो लिवर के सेल्स हैं उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो हम दवाइयां खाते हैं या पॉइजन्स खाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। और मसल्स में क्या फंक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? वो स्टोर हाउस है कैल्शियम आयंस का। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, जब भी नर्व की इंपल्स को जनरेट होना होता है तो उसमें कैल्शियम आयंस चाहिए होती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आयंस को स्टोर करके रखता है, कैल्शियम आयंस को। दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन वी कम टू गोल्गी बॉडी। अब ये जो गोल्गी बॉडी है ना, इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। ये यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज मेंशन्ड हियर। इन्हीं के नाम के पीछे इसका नाम लगा हुआ है, गोल्गी बॉडी। ओके, कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है? इसमें भी मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं। सी, दीज आर द मेम्ब्रेनस सैक्स।
ओके, 7 to 8 मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं और ये फ्लैटेंड होते हैं और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी कहते हैं इन्हें। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, गोल्गी के और एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा सा एक वर्ड आएगा, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। द सैक्स ऑफ गोल्गी बॉडी आर नोन एज सिस्टर्नी। अब इसके दो फेसेस होते हैं, ठीक है, एक फेस तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है और एक फेस जो होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। जो फेस इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको ट्रांसफेस कहते हैं और जो फेस इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है उसको सिस फेस कहते हैं। सिस फेस इज फेसिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांस फेस इज फेसिंग द सेल मेम्ब्रेन। इसके क्या फंक्शंस हैं? ये बेसिकली देखता है कि जो प्रोटीन बन गया है वो कहां कहां पर जाना है, उसको फिर ये पैक करता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन आई कि हमें सपोज करो सेल मेम्ब्रेन से इंफॉर्मेशन आई कि प्रोटीन चाहिए, तो क्या किया, न्यूक्लियस में प्रोटीन के सिग्नल्स दे दिए। अब उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स बना दिए और अगर लिपिड्स भी चाहिए साथ में तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वो बना दी, लिपिड्स बना दी। अब उसके बाद क्या हुआ, गोल्गी देखेगा कि कौन से एरिया में क्या चाहिए तो वो पैकिंग करेगा इस मटेरियल की। तो इसने क्या किया, इसने पैकिंग करी, इसने सॉर्ट किया कि लिपिड्स को अलग किया, प्रोटीन्स को अलग किया, उसका पैकिंग करी, उसका पैकिंग करी, जो भी सेल्स में चीजें सिंथेसाइज हुई। अब उसके बाद पैकिंग करके क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, डिलीवरी कराएगा उनकी। कहाँ कराएगा डिलीवरी, जहां पर वो चाहिए। तो उसने क्या किया, डिलीवरी कराई, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुए वो टारगेट सेल्स के पास, या अंदर चाहिए तो अंदर भेज देगा, अगर सेल के बाहर चाहिए तो बाहर भेज देगा। सेल के अंदर की डिमांड वो भी पूरी करेगा, सेल के बाहर की डिमांड भी पूरी करेगा। ठीक है, और इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सेल्स में सामान कैसे कैरी होता है, वेसिकल्स की फॉर्म में या वेकोल्स की फॉर्म में। वेकोल्स बनते हैं वो लेके जाते हैं टारगेट ऑर्गन तक, सिक्रीटरी वेसिकल्स बनते हैं वो लेके जाते हैं टारगेट पार्ट तक। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम्स जो है वो भी इनकी हेल्प से ही बनती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। See, this is a Golgi body at work. I'll just describe it. Okay. See, this is the nucleus. Please listen carefully. I won't explain it again. This is a nucleus. Now this has given signal to the ribosomes to prepare proteins. इन्होंने proteins बना दिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बना दी, लिपिड्स बना दी। अब ये जो है सारी चीजें इकट्ठी होकर यहाँ पर आ गई। अब ये मटेरियल जो है कहाँ आ गया, गोल्गी के पास आ गया। अब गोल्गी ने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन चाहिए, तो उसने एक फटाफट वेकॉल बनाया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन भेज दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसको यूज कर लिया। ऐसे ही उसको लगा कि बॉडी में भी कुछ चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, तो उसने क्या किया, फटाफट पैक किया और जहां पर चाहिए थे वहां पर वेसिकल के फॉर्म में भेज दिया। देन उसके बाद उसने लाइसोसोम्स बनाए। लाइसोसोम्स चाहिए होते हैं, वो हम लाइसोसोम्स पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको इनका फंक्शन बताऊंगी। तो ये लाइसोसोम्स बन गए और ये लाइसोसोम्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus. You call it Golgi apparatus also. Not only Golgi body, it is called apparatus because it is a very complicated system that is helping a cell to survive. ये देखो ये वाला जो फेस है ना, this is the cis face, और जो ये मेम्ब्रेन की तरफ फेस है, this is the trans face. Okay? Then we come to lysosomes. अब ये लाइसोसोम्स क्या होती है, लाइसोसोम्स ना छोटी छोटी सी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ये आपको ना पूरे साइटोप्लाज्म में मिलेंगी सेल के। इनमें क्या होता है, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। हाइड्रोलिटिक का मतलब तोड़ने वाली, जैसे कि कोई भी जैसे अनडाइजेस्टेड फूड है या कुछ पड़ा है उसको ये तोड़ के खत्म कर देंगी। ठीक है, इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्योंकि ये हर चीज को एनगल्फ कर जाती हैं। ठीक है, so these are also called suicidal bags. They are filled with hydrolytic enzymes.
ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और कुछ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल ये खाना है, ये बहुत बड़ा पार्टिकल है, सेल इतना बड़ा पार्टिकल यूटिलाइज नहीं कर सकता, लाइसोसोम आएगी इसको तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगी। किससे? अपनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, और क्या करेगी ये? हमारी बॉडी को फॉरेन इन्वेडर से बचाएगी। जैसे कि सेल है, सेल में कोई बैक्टीरिया आ गया तो फटाफट लाइसोसोम जाएगी और इसको खा जाएगी। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज या माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी लाइफ खत्म होगी, वो डेड हो गया, अब वो पड़ा है अंदर ही, ऐसे थोड़ी पड़ा रहेगा वेस्ट, लाइसोसोम जाएगी उसको खत्म कर देगी, अपनी एंजाइम से उसको खा जाएगी। और डेड सेल्स में ये ऑटोलाइसिस करती है, अपने ही चीजों को खाने शुरू कर देती है। अगर सेल जो है वो डेड हो गया है तो लाइसोसोम सारा सेल खुद ही खा जाएगी और खुद ही खत्म कर देगी उसे। somebody was asking this also, why is it called suicidal bag? Because it also performs the function of autolysis in case of dead cells. जब सेल डेड हो जाता है ना तो उस सेल को ही खा जाती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ सुसाइडल बैग। अब वो सेल को ही खा जाएगी तो वो खुद भी नहीं जिंदा रह पाएगी ना। वेकॉल्स क्या होते हैं? नाउ वेकॉल्स जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन के सैक्स होते हैं। सी दिस इज द वेकॉल, और ये वेकॉल्स जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट फीचर किनका है? ये बेसिकली प्लांट सेल्स का इंपॉर्टेंट फीचर है। बड़े बड़े वेकॉल्स जो हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में होते हैं लेकिन वो छोटे साइज के होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम होते हैं। बट ये प्लांट सेल्स में बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें होता क्या है? इनमें लिक्विड होता है, लिक्विड या सैप, वाटर, शुगर, आयंस होती हैं इसमें प्रेजेंट। वाटर होगा, शुगर होएगी, आयंस प्रेजेंट होंगी। आयंस कैसे? जैसे कैल्शियम, क्लोराइड, सोडियम, ऐसी सी आयंस। प्लांट्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और ज्यादा नंबर में होते हैं। एनिमल्स में छोटे छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और कुछ ही होते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है कि ये छोटे भी हो सकते हैं, कई चीजों में छोटे बड़े भी होने की इनमें कैपेसिटी होती है, कईयों में ये बिल्कुल इसी साइज के ही रहते हैं, इनका साइज जो है वो चेंज नहीं हो सकता। जिनमें साइज नहीं चेंज हो सकता उनको बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, और जो साइज चेंज कर सकते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल। फंक्शंस क्या होते हैं विकॉल्स के? ये सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बेटा कि जैसे कि आयंस होती हैं प्रेजेंट, अब वो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है ओस्मोसिस की वजह से। ओस्मोसिस होती है ना एक चीज की जिसमें जो आयंस हैं वो मूव करती है फ्रॉम द ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए इसकी जरूरत होती है कि अगर सेल के अंदर प्रेशर कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आयंस जो है वो इधर मूव करके उसको बैलेंस करेंगी। ठीक है, और क्या करता है? ये स्टोर करता है फूड पार्टिकल्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में खाना जो है वो वेकॉल्स में स्टोर हो जाता है। देन प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल्स, उनको एक शेप देता है, एक साइज देता है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है वेकॉल्व प्लांट सेल्स की। दिस वेकॉल्व इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन वी कम टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये एनर्जी हाउस भी कहते हैं इसे, एनर्जी हाउस, एनर्जी हाउस ऑफ सेल। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी बनती है। ये क्या कैसा सा होता है? ये रॉड शेप का एक ऑर्गेनेली होता है जिसमें दो लेयर्स है मेम्ब्रेन के, ये बाहर वाला लेयर और ये अंदर वाला लेयर। जो अंदर वाला लेयर है ना वो देखो कैसे इसमें फोल्ड्स के फॉर्म में एक शेल्फ्स बना लेता है अंदर बाहर, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। आई टोल्ड यू ना, सिस्टर्नी इन गोल्गी एंड क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। They were cisternae in Golgi apparatus and they are Christi in mitochondria. तो ये क्रिस्टी बनाता है, इनको क्रिस्टी कहते हैं। और जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड और आउटवर्ड प्रोजेक्शंस होती है, उसमें क्रिस्टी कहते हैं इन्हें। ठीक है, और जो ये अंदर वाली कैविटी है इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्रिस्टी में, इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इसका अपना डीएनए होता है
और बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शंस करती है। उन एक्शंस की वजह से ये हमें एटीपी फॉर्मेशन करती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है वो एनर्जी का सोर्स होता है। अब जो एटीपी जो है वो हमें सबको बॉडी के सेल्स में चाहिए होती है। जब भी हमें कोई काम करने हैं तो हमें एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी एनर्जी किस फॉर्म में यूज करेगी? एटीपी के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। सो दिस एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस वेयर? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।